चलिए, नमस्कार आप सभी को और राम राम, जय श्री राम, राधे राधे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। ओके, देखिए कुछ एक दो बातें मैं आपसे करना चाहता हूं, फिर उसके बाद मैं अपने लेक्चर को स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, होता क्या है कि जब हमारा कोई भी, ठीक है ना, कोर्स, ठीक है, स्टार्ट होता है या हमारी तैयारी जब बिल्कुल, ठीक है, शुरू होती है, तो हमें एक बड़ा जुनून होता है, बड़ा जोश होता है। ऐसा लगता है कि बस अब वर्दी दूर नहीं, ठीक है, अब तो 2 स्टार लगाकर ही आऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। और मतलब एक अजीब उत्साह होता है, वो आप सबके भीतर है, मुझे पता है बहुत अच्छे से, मैं बहुत बेहतर तरीके से जानता हूं। लेकिन धीरे धीरे होता क्या है कि जिस, ठीक है, तरह से आपकी तैयारी आगे बढ़ती है, आपके सब्जेक्ट्स एक कंप्लीट होते चले जाते हैं, वैसे वैसे आपका जो जुनून है, जो जोश है, वो ठंडा पड़ते जाता है। तो एक प्रॉमिस करो मेरे प्यारे बच्चों, सभी लोग, ठीक है, इस जोश और जुनून को बिल्कुल भी आप लोग ठंडा नहीं होने दोगे। पूरी ईमानदारी के साथ आप मेहनत करोगे और जो भी, ठीक है, आपको क्लास में बताया जाता है, जो भी पढ़ाया जाता है, उसे क्लास में याद करोगे। ये आपका उद्देश्य होना चाहिए, ये आपका एम होना चाहिए कि जो भी आज मुझे क्लास में बताया, मैं उसे क्लास में तैयार करूंगा। लेकिन अगर मैं सच्ची बात बताऊं ना आपको, अगर आपने ये सोच लिया कि चलो कोई बात नहीं, ये वाली क्लास में कल कर लूंगा और फिर कल वाली क्लास को मैं परसों कर लूंगा, फिर एक दिन आएगा संडे जहां पे मैं सारी क्लास का रिवीजन कर लूंगा, तो आप विश्वास मानिए कि ऐसा दिन आपकी जिंदगी में कभी नहीं आएगा कि जब आप एक दिन में पिछली सारी क्लासेस का रिवीजन कर लेंगे। इस बाहर को आप बढ़ने मत दीजिए, ठीक है। साथ के साथ आप बहुत अच्छे से चीजों को लेकर चलिए, तैयार कीजिए, मेहनत कीजिए। और मैं अपनी क्लास में तो, ठीक है बच्चों, बस मेरा उद्देश्य यही रहता है कि जितना भी मैं क्लास में पढ़ाऊं, जितना भी मैं आपको समझाऊं, वो क्लास की क्लास में आपको लर्न हो जाए, आपको याद हो जाए, ठीक है। ये मेरा उद्देश्य होता है। बाकी का आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, ठीक है। एक छोटा सा मुझसे वादा करो कि मिलने आओगे तो भैया 2 स्टार में आओगे, ठीक है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। हम लास्ट टाइम कैबिनेट मिशन पर थे, कैबिनेट मिशन को हम देख रहे थे और कैबिनेट मिशन में, ठीक है, जो कैबिनेट मिशन है जिसको हम देख रहे थे, इस कैबिनेट मिशन में हमने कुछ एक चीजों को जाना था। क्या क्या जाना था कि सर सबसे पहले तो जो कैबिनेट मिशन है, ये ब्रिटिश सरकार के जो 3 कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं उनके द्वारा लाया जाता है, तो डेट्स वाई इसको कैबिनेट मिशन की संज्ञा दी जाती है, इसको कैबिनेट मिशन का नाम दिया जाता है। जिसमें इस मिशन के अध्यक्ष उस समय के भारत राज्य सचिव थे, जिनका नाम पैथिक लॉरेंस था। दूसरा, क्रिप्स मिशन वाला स्टेफर्ड क्रिप्स भी आया, ठीक है, इस मिशन में। और तीसरा एबी अलेक्जेंडर थे, जो कि बेसिकली आप कह सकते हैं कि नौसेना मामलों के मंत्री थे उस समय ब्रिटिश सरकार में, जिनको नेवी मिनिस्टर भी कहा जाता था। यह मिशन जो है 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचता है और इस मिशन के भीतर जो भी इसके प्रस्ताव थे, ठीक है, जिस भी आधार पर संविधान सभा का गठन किया जाना था, वो जो ताश के पत्ते खुलते हैं वो 16 मई 1946 को खुलते हैं। और 16 मई 1946 को एक्चुअली इस मिशन का हमें पूरा प्लान पता चलता है कि आखिर इस मिशन के अनुसार हमारी संविधान सभा का गठन कैसे होगा, ठीक है। तो पहले इतनी चीजों को लिख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है जी। कैबिनेट मिशन यह है 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा, दिल्ली पहुंचा, ठीक है। और इसके बाद इसने 16 मई 1946 को 46 को, ठीक है, अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया, इसने प्रस्तुत किया। यह ब्रिटिश सरकार के 3 कैबिनेट स्तर के मंत्रियों के द्वारा लाया गया था। और वो ब्रिटिश सरकार के जो 3 कैबिनेट स्तर के मंत्री थे भैया जी, वो कौन कौन थे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर पूछा जाए कि भाई इस मिशन का अध्यक्ष कौन था, तो अध्यक्ष कौन था भैया जी इस मिशन का? पैथिक लॉरेंस था, आपको याद हो गया होगा। और उस समय पैथिक लॉरेंस था कौन? तो उस समय पैथिक लॉरेंस भैया जी भारत राज्य सचिव था, मतलब वो भारत राज्य सचिव की हैसियत से इस मिशन में आया था, वो भारत राज्य सचिव की हैसियत से इस मिशन में आया था। तो वो कौन था भैया जी? भारत राज्य सचिव था, सचिव था, ठीक है, पैथिक लॉरेंस। दूसरा कौन था?
स्टैफोर्ड क्रिप्स था, क्रिप्स था। ये कौन था सर स्टैफोर्ड क्रिप्स? ये बोर्ड ऑफ ट्रेड का सेक्रेटरी था। जो बोर्ड ऑफ ट्रेड था ये उसका सचिव था बोर्ड ऑफ ट्रेड का। और भैया जी तीसरा कौन था? तीसरा इसमें एबी अलेक्जेंडर था। एबी अलेक्जेंडर था। और एबी अलेक्जेंडर कौन है सर? नौसेना मामलों का मंत्री है, ठीक है, नेवी मिनिस्टर है। कुल मिलाकर ये मिशन आता है और इसी मिशन के द्वारा सुझाई गई अनुशंसाओं के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ। तो जब कभी भी आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि निम्न में से संविधान सभा का गठन किस एक प्रस्ताव के तहत हुआ, ठीक है, तो फिर वहां पर आपके पास जो ऑप्शन होगा सही वो कैबिनेट मिशन होगा। तो ये बात तो क्लियर है कि कैबिनेट मिशन के द्वारा सुझाई गई अनुशंसाओं के आधार पर ही, ठीक है भैया जी, आपकी संविधान सभा का गठन हुआ। चलिए, जब ये कैबिनेट मिशन भारत भेजा था तो उस समय एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि भाई उस समय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन था? ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली था। क्लीमेंट एटली, ठीक है। फरवरी 1946 में ही क्लीमेंट एटली ने यह घोषणा कर दी थी कि हम भारतीयों के लिए भारतीय शासन व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु जल्द ही कुछ उद्घोषणा करेंगे। मतलब जो भारतीय लगातार संवैधानिक सुधारों की मांग कर रहे हैं तो उनकी इस मांग को पूर्ति करने के लिए हम जल्द ही ऐसा कोई प्रस्ताव लेकर आएंगे, जल्द ही इसकी उद्घोषणा करेंगे। और कुल मिलाकर ये फरवरी में क्लीमेंट एटली ने बोला है और ठीक है आपके 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंच ही चुका था। ठीक है, चलिए, तो नंबर फर्स्ट पॉइंट आपको क्या लिखना है? आपको यह ध्यान रखना है कि सर संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के द्वारा सुझाई गई सिफारिशों के आधार पर हुआ। मैं इस बात को लिख दूं, ठीक है ना, क्लियर है? तो संविधान सभा का गठन, द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, सभा का गठन, ठीक है, कैबिनेट मिशन के आधार पर हुआ। मिशन के आधार पर हुआ। क्लियर है? चलिए, तो ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, एक कहानी समझते हैं, कहानी क्या है, ठीक है, पूरी कहानी, ठीक है। और जब हम कहानी को समझ लेंगे ना मेरे प्यारे साथियों, उसके बाद ही हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कहानी कुछ इस तरह से है, मैं यहां पे सामने खड़ा हो जाता हूं, पीछे ब्लैंक स्लाइड है, ठीक है, मेरी बात समझिए। जैसे आज आप पूरे भारत के राज्य क्षेत्र को देखते हैं तो आप पाते हैं कि जो संपूर्ण भारत का राज्य क्षेत्र है वो बेसिकली दो प्रकार के टेरिटोरी से मिलकर बना है। हमारे भारत में 28 स्टेट हैं और 8 यूटी हैं। आप मानते हो कि नहीं? तो 28 स्टेट और 8 यूटी से मिलकर हमारा पूरा भारत संघ बना है। क्लियर? द यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, हमारा 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटोरी से मिलकर बना है। तो उस समय का जो भारत था, उस समय के भारत में, ठीक है, ब्रिटिश प्रांत थे, ठीक है, ब्रिटिश प्रोविंसेस थे, ब्रिटिश प्रांत थे, और दूसरा उसमें प्रिंसली स्टेट्स थे। प्रिंसली स्टेट्स बोले तो देसी रियासत है। तो ब्रिटिश भारत के प्रांत थे, देसी रियासत थी। तो कुल मिलाकर दो इकाइयां थी, एक ब्रिटिश भारत के प्रांत, एक प्रिंसली स्टेट्स, और इन दोनों इकाइयों से हमारा पूरा भारत संघ उस समय बना हुआ था। हालांकि देखो उस समय संघीय शासन व्यवस्था तो थी बिल्कुल, क्योंकि 1935 के भारत शासन अधिनियम में संघीय शासन व्यवस्था स्थापित कर दी गई थी, सीमित अर्थों में ही थी। लेकिन कुल मिलाकर उस समय दो इकाइयां थी, एक आपका ब्रिटिश भारत के प्रांत थे और दूसरे प्रिंसली स्टेट्स थे। चलिए, तो अंग्रेज कहते हैं कि ये जो ब्रिटिश भारत के प्रांत और प्रिंसली स्टेट्स है ना, ठीक है, जो ब्रिटिश इंडिया के प्रांत और जो देसी रियासतें हैं, इन दोनों से हम कुछ सदस्यों को संविधान सभा में भेजेंगे और इन दोनों संस्थाओं से जो सदस्य संविधान सभा में जाएंगे वही भारतीय संविधान का निर्माण करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले ये जो कैबिनेट मिशन की अनुशंसाएं थी, देखिए इसमें क्या था कि सर संविधान सभा के लिए जो चुनाव होने थे वे चुनाव जो है वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थे। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब ये होता है बच्चों कि जब आज लोकसभा के चुनाव होते हैं या राज्यों के विधानसभा के चुनाव होते हैं तो लोकसभा और राज्यों के विधानसभा के चुनाव में हम सब लोग वोट करते हैं, ठीक है ना। मतलब जो 18 वर्ष से ऊपर की आयु के हैं और जिनका मतदाता सूची में नाम है वो सब लोग वोट करते हैं। बोलो करते हैं कि नहीं? लोकसभा और राज्यों के विधानसभा के चुनाव में हम और आप लोग वोट करते हैं कि नहीं? क्योंकि सर मतदाता सूची में हमारा नाम है और 18 वर्ष से आयु के हम ऊपर के हैं, तो इसलिए हमें वोट करने की पूरी ठीक शक्ति प्राप्त होती है। 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से ठीक है ऐसा किया गया है। ठीक है, ये दूसरी बात रही। तो क्या संविधान सभा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित हुई थी? नहीं हुई थी।
ठीक है, इसमें फिर कैसा निर्वाचन था, जो निर्वाचन का अधिकार था वो किस प्रकार का था, वो सारी चीजें देखेंगे। लेकिन मैं आपको इस तरह से आपको समझा दे रहा हूं कि उस समय, यहां पर आप फोकस करना बहुत अच्छे से, जो भी मैं आपको समझा रहा हूं आपका पूरा कंसंट्रेशन यहां पर होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चे। चलिए ठीक है, उस समय जो था, ठीक है, संपूर्ण भारत में आपके दो तरह के, ठीक है ना, इकाइयां थी, दो तरह के आपके क्षेत्र थे। एक तो थे ब्रिटिश भारत के प्रांत, ब्रिटिश भारत के प्रांत, और दूसरे थे आपके प्रिंसली स्टेट्स, देसी रियासतें। ठीक है, अच्छा, ये मेरे प्यारे बच्चे देसी रियासतें वो होती थी जिनमें राजा, महाराजा, नवाबों, निजामों, इनका शासन था। ठीक है, तो देसी रियासतें जो प्रिंसली स्टेट्स थी, वो प्रिंसली स्टेट्स कौन थी? तो भैया जी, प्रिंसली स्टेट्स के जो एडमिनिस्ट्रेटर होते थे, जो प्रशासक होते थे, वो वहां के राजा, वो वहां के महाराजा, वो वहां के नवाब, ठीक है, ये सब लोग होते थे प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है ना, और उस समय भारत में 550 से ऊपर प्रिंसली स्टेट्स थी। इन प्रिंसली स्टेट्स की संख्या, देसी रियासतों की संख्या लगभग 550 से ऊपर थी मेरे प्यारे बच्चे। और ये जो ब्रिटिश भारत के प्रांत थे ना, ठीक है, ये ब्रिटिश भारत के प्रांत, इन ब्रिटिश भारत के प्रांतों की संख्या थी बचिया जी 15। कितनी थी उस समय? ब्रिटिश भारत के प्रांतों की संख्या थी उस समय 15। अब इन 15 में से, ठीक है, ये ध्यान रखना है, इन 15 में से 4 ऐसे प्रांत थे जहां पर चीफ कमिश्नर का शासन था। ठीक है, 15 में से 4 ऐसे प्रांत थे, 4 ऐसे प्रोविंसेस थे मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, जहां का मुख्य प्रशासक कौन था? जहां का मुख्य प्रशासक चीफ कमिश्नर होता था। ठीक है, तो 4 ऐसे प्रांत थे जहां का मुख्य प्रशासक, चीफ कमिश्नर होता था। चीफ कमिश्नर होता था। बात समझ में आ रही है? और बाकी के बचे हुए भैया जी कितने बचे? ठीक है, 15 में से 4 गए तो कितने बचे? तो भैया जी 15 में से 4 गए तो 11 बचे। इतना गणित हमारा भी अच्छा है, 11 और 4 15 होते हैं। अब ये जो 11 प्रांत हैं, 11 प्रांत ऐसे हैं जहां पर मुख्य प्रशासक जो है वह गवर्नर होता था। ठीक है, तो 11 प्रांतों में मुख्य प्रशासक कौन होता था भैया जी? 11 प्रांतों में मुख्य प्रशासक गवर्नर होता था। उम्मीद करता हूं कि बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। देखो मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ठीक है, इनफैक्ट मैं सारे विषय पढ़ाता हूं, अगर आप मुझसे पूछो तो ऐसा नहीं कि पॉलिटी मेरा कोई फेवरेट विषय है, मेरा फेवरेट विषय ज्योग्राफी है। बात समझ में आ रही है? ऐसा नहीं कि मैं पॉलिटी का ही एक जन्मजात टीचर हूं। ठीक है, मेरे मेंस में जिस, ठीक है, विषय से मेरे मेंस लिखा गए हैं, ठीक है, वो मेरे ज्योग्राफी थे। हिस्ट्री में भी बहुत अच्छी खासी मुझे रुचि है और मैं पढ़ाता भी हूं। ठीक है, लेकिन पॉलिटी जो है, मैं खुद पर्सनली आपको बता रहा हूं, बहुत कठिन विषय है, क्योंकि जो शुरुआती पॉलिटी है वो हमें मॉडर्न हिस्ट्री के इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट से जोड़नी पड़ती है। ठीक है, तो ये जो एक विषय नहीं चल रहा, ये आपके 2-2 विषय एक साथ चल रहे हैं, और ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है एक टीचर को। ठीक है, इसलिए पॉलिटी के जो अच्छे अध्यापक आप लोग कहते हो वो बहुत मुश्किल से मिलते हैं, ये रीजन होता है। ठीक है, तो ये बात आप समझना। चलिए, तो बस इतना। तो मुख्य प्रशासक जो है वो ये जी, वो मुख्य प्रशासक, यहाँ पे कौन होगा? गवर्नर। ये गवर्नर के कितने प्रांत होंगे? 11 प्रांत होंगे। अच्छा, अब ये जो ब्रिटिश भारत के प्रांत होंगे, तो अब हमें करना क्या है? तो हम इन दोनों से, ये जो दोनों ही बच्चे इकाइयां हैं, ब्रिटिश भारत के प्रांत और देसी रियासतें, इन दोनों इकाइयों से हमको सदस्य भेजने हैं संविधान सभा में। कहां पर भेजने हैं भैया जी? संविधान सभा में हमें सदस्य भेजने हैं। और वही क्या करेंगे? वही भारतीय संविधान का निर्माण करेंगे। वही सदस्य क्या करेंगे भैया जी? जो संविधान सभा में जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठेंगे, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठकर क्या करेंगे? भारतीय संविधान का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये बात आपको समझनी है कि भैया जी, जो ब्रिटिश भारत के प्रांतों से जो सदस्य संविधान सभा में जाएंगे, उनके लिए इलेक्शन होगा। ठीक है, जो सदस्य ब्रिटिश भारत के प्रांतों से जाएंगे, उनके लिए भैया जी क्या होगा? उनके लिए इलेक्शन होगा, उनका निर्वाचन होगा। बात समझ में आ रही है? उनका इलेक्शन होगा। ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हो रही है मेरे प्यारे बच्चे? तो उनका क्या होगा सर? उनका इलेक्शन होगा, उनका होगा निर्वाचन। ठीक है, और जो यहां से जाएंगे देसी रियासतों से, जो सदस्य देसी रियासतों से जाकर संविधान सभा में बैठेंगे और भारतीय संविधान के निर्माण में अपना योगदान देंगे, बेसिकली उनका इलेक्शन नहीं होना, ठीक है, वो नॉमिनेट होंगे, वो मनोनीत होंगे। बात समझ में आ रही है? तो उनका नॉमिनेशन होगा
और इन वालों का भैया जी क्या होगा, इन वालों का इलेक्शन होगा। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि इनका तो इलेक्शन होगा और इनका भैया जी क्या होगा, नॉमिनेशन होगा। यहां तक कोई इशू नहीं है। अब देखो कहानी क्या है, कहानी ये है कि भैया जी ठीक है, ब्रिटिश भारत के प्रांत और देशी रियासतों के जो ठीक है प्रतिनिधि हैं, वे दोनों मिलकर संविधान सभा में बैठकर भारतीय संविधान का निर्माण करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि सर यहां पर इनके लिए इलेक्शन हो रहा है, उनके लिए मनोनयन होना है। मनोनयन की प्रोसेस क्या है कि भैया जी जो देशी रियासतों के प्रमुख हैं, वो देशी रियासत के प्रमुख अपनी ठीक है रियासत में से किसी भी व्यक्ति को संविधान सभा में भेज सकते हैं, वो स्वतंत्र है, वो महिला को भेजें पुरुष को भेजें। तो इसलिए यहाँ पे नॉमिनेशन है, ठीक है, मनोनयन है। मनोनयन का मतलब है सर कोई इलेक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। आपको जैसे मान के चलिए कि मैं एक रियासत हूं, ठीक है, सपोज दैट फॉर एग्जांपल कि मैं हैदराबाद रियासत हूं, ठीक है, और मुझे इन्विटेशन मिला है कि मेरा एक प्रतिनिधि संविधान सभा में ठीक है जाएगा। तो मैं चाहे तो खुद भी चला जा सकता हूं, मैं अपने बेटे को भी नॉमिनेट कर सकता हूं, मैं अपनी बेटी को भी नॉमिनेट कर सकता हूं, मैं अपने भाई को भी भेज सकता हूं। क्लियर है? तो यहां पर तो नॉमिनेशन होगा और यहां पर क्या होगा, इलेक्शन होगा। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब ये जो इलेक्शन होना था, इलेक्शन भैया जी टोटल कितने प्रांतों के लिए होना था, 15, जिनमें से 11 प्रांत ऐसे थे जहां पे मुख्य प्रशासक का शासक था, 4 प्रांत ऐसे थे जहां पे चीफ कमिश्नर का शासन था। अब ये जो 11 प्रांत थे जहां पे गवर्नर का शासन था, वो 11 प्रांत कौन कौन से थे? बिहार, बंगाल, उड़ीसा, असम, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, ठीक है, आपका मद्रास, बंबई, पंजाब और सिंध। 11 प्रांत बचे, ठीक है। देखिए 11 प्रांत हुए कि नहीं, फटाफट से देखिए। ठीक है भाई, ठीक है भाई, हो गए। चलिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अरे एक बच गया, उत्तर पश्चिम प्रांत। एक आपका उत्तर पश्चिम प्रांत, उत्तर पश्चिम प्रांत, माफ कीजिएगा, तो 11 हो गए, 11 प्रांत। देखिए अब ये जो 11 प्रांत है भैया जी, ये 11 प्रांत कौन से हैं? ये 11 प्रांत ऐसे हैं जहां पर पहले से ही ऑलरेडी, जहां पर पहले से ही ठीक है प्रांतीय विधानसभाएं थी। ये 11 प्रांत वो है भैया जी जिनमें पहले से ही स्टेट लेजिस्लेचर, प्रांतीय विधानसभाएं उपस्थित थी, विधानसभाएं उपस्थित थी, उपस्थित थी, ठीक है, पहले से ही वहां पर प्रांतीय विधानसभाएं थी। और इन प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों को, प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों को किसने भैया जी चुना था? ठीक है, अब ये बात आपको समझनी है, ये जो 11 प्रांत है ये कौन से हैं? तो मैंने बताया भैया ये 11 प्रांत वो हैं जहां पर पहले से ही प्रांतीय विधानसभा उपस्थित थी। इन प्रांतीय विधानसभा के जो सदस्य हैं, इन प्रांतीय विधानसभा को सदस्यों को भैया जी किसने चुना था? तो बहन जी प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों को जनता ने चुना था। तो क्या जनता ने ऐसे ही चुना था जैसे आज सारी जनता चुनती है? क्या जो जनता थी, क्या उस जनता को यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज का अधिकार प्राप्त था? मतलब क्या उस जनता को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्राप्त था? ये जो जनता थी, क्या इस जनता को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्राप्त था? नहीं, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं था। ठीक है, इसको सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्राप्त नहीं था। तो कैसा था भैया जी? सीमित मताधिकार, ठीक है, लिमिटेड राइट थे। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार ना होकर भैया जी कैसा था? सीमित मताधिकार प्राप्त था। मतलब जिसके पास इनकम के अच्छे सोर्सेस हो और जिसका एजुकेशन लेवल ठीक है बहुत अच्छा हो, केवल वही व्यक्ति जो है ठीक है वोटर के तौर पर सेलेक्ट किया जाएगा और वही वोटर प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के लिए भैया जी वोट करेगा। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब इसके बाद ये जो 4 प्रांत हैं भैया जी चीफ कमिश्नर वाले, ये 4 प्रांत चीफ कमिश्नर वाले कौन कौन से हैं? तो इनमें से एक है आपका दिल्ली, दूसरा है अजमेर मारवाड़, तीसरा है बेसिकली कुर्ग जो साउथ में पड़ेगा कर्नाटक के क्षेत्र में, और चौथा है आपका ब्रिटिश बलूचिस्तान। ब्रिटिश बलूचिस्तान, 4 प्रांत।
और इन 4 प्रांतों का जो मुख्य प्रशासक है वो कौन है? वो आपका चीफ कमिश्नर है। मतलब ये 4 प्रांत जो हैं ये आज के यूटी की तरह हैं, और ये वाले जो 11 प्रांत जो हैं वो आज के 28 राज्यों की तरह हैं। तो यहां से भी इलेक्शन होना था, यहां से भी इलेक्शन होना था, यहां पर भी असेंबलियां थी, और यहां पर भी असेंबली के सदस्यों को वहां की जनता ने सीमित मताधिकार के द्वारा चुना था। ये बात समझ में आ रही है? अब जैसे आज उत्तर प्रदेश विधानसभा है, उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य बाबू कौन होते हैं? विधायक होते हैं। भाई उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य बाबू कौन है? विधायक ही तो है। उन विधायक को किसने चुना है? तो एक विधानसभा क्षेत्र की जनता ने चुना है। बात समझ में आ रही है? अब ये पूरी कहानी कैसी है ये बात समझेंगे। जैसे आज की मैं कहानी आपको बताता हूं, कुछ इस तरह से है। ठीक है, ये एक विधानसभा क्षेत्र है, मान के चलिए ये कोई विधानसभा क्षेत्र है। विधानसभा क्षेत्र है, ठीक है। और इस विधानसभा क्षेत्र की जो जनता है, जो जनता है बेसिकली, ठीक है ना, तो इस विधानसभा क्षेत्र की जनता, वो जनता मतदाता कब बनेगी? है ना, जनता और मतदाता में मेरे प्यारे बच्चे अंतर होता है। तो वो जनता मतदाता कब बनेगी? तो वो जनता मतदाता तब बनेगी जब वह 18 वर्ष से ऊपर की आयु की होगी। क्या इतने से ही बन जाएगी? नहीं बाबू नहीं, केवल इतने से नहीं बनेगी, उसका मतदाता सूची में, वोटिंग लिस्ट में उसका नाम भी होना चाहिए, है कि नहीं? तो वोटिंग लिस्ट में, मतदाता सूची में उसका नाम भी होना चाहिए, उसका नाम भी होना चाहिए मतदाता सूची में, ठीक है ना। अच्छा, अब यहां पर क्या है कि विधानसभा क्षेत्र है, ठीक है, चुनाव होने रहे हैं। अब चुनाव हो रहे हैं तो बहुत सारे, ठीक है, पार्टी के अपने अपने प्रतिनिधि खड़े हैं। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज के बच्चिया क्या खड़े हैं? अपने अपने प्रतिनिधि। ये बीजेपी का है, ठीक है, ये कांग्रेस का प्रतिनिधि खड़ा है, ठीक है भैया, ये आपका बहन कुमारी मायावती जी की पार्टी का है, बसपा का प्रतिनिधि है, और ये समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि है। तो ऐसे करके भैया जी, ठीक है, 4 अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स यहां पे खड़े हुए हैं। मैं लिख देता हूं, ये वाला भैया जी बीजेपी का है, ठीक है, ये वाला बहन कुमारी मायावती जी, नहीं बहन कुमारी मायावती जी नहीं, ये अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी, ये आपका बीएसपी बहुजन समाज पार्टी, और ये आपका बेचारी, ठीक है, जो कांग्रेस है उसका प्रतिनिधि खड़ा है। यहाँ पे 4 पॉलिटिकल पार्टी हैं। अब ये जो मतदाता हैं, अब यही आपको ध्यान देना है मेरे प्यारे बच्चे। अब ये जो मतदाता हैं, तो कोई मतदाता ऐसा होगा, ठीक है, फोकस करना, कोई मतदाता ऐसा होगा भैया जी जो बीजेपी को वोट करेगा, कोई ऐसा होगा जो समाजवादी पार्टी को वोट करेगा, कोई ऐसा होगा जो बीएसपी को वोट करेगा, कोई ऐसा होगा जो भैया जी कांग्रेस को वोट करेगा। बात समझ में आ रही है? बोलो है कि नहीं? ठीक है, सबकी अपनी अलग अलग चॉइसेस होंगी, किसी किसी अलग अलग इंटरेस्ट के आधार पर वो अपनी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को वोट करेंगे। लेकिन यहां पर ध्यान रखना है कि ये जो 18+, ठीक है ना, तो यहां पर जो आपको अधिकार प्राप्त है ना वोटिंग का, वोटिंग के ऐसे अधिकार को आप सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। वोटिंग के ऐसे अधिकार को आप क्या कहते हैं? वोटिंग के ऐसे अधिकार को आप सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार बोलते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, मेरी बात समझ में आ रही है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब होता है, इसको एडल्ट वोटिंग सफरेज कहा जाता है। कहने का आशय यह है कि वो व्यक्ति जो 18 वर्ष से ऊपर की आयु का है, मतदाता सूची में उसको नाम है, उसको वोट देने का अधिकार होगा। यहां पे कोई सीमित मताधिकार नहीं है। ये मताधिकार बेटा लिमिटेड तब होता जब ये शर्त लग जाती कि जैसे केवल ग्रेजुएट ही वोट दे सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मान के चलिए बच्चे कि आपके विधान परिषद के सदस्य के चुनाव होते हैं। जो आपका विधान परिषद का सदस्य है, मुझे पता है कि थोड़ा सा मैं डिटेल में समझा रहा हूं। जो विधान परिषद का सदस्य है इसको हम कहते हैं एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, एमएलसी। ठीक है बच्चे, और मैं आपको सच्ची बात बताऊं ना, आप बहुत अच्छे हाथों में हो। मैं अपनी खुद की तारीफ नहीं कर रहा। अगर आपको पॉलिटी ढंग से समझनी है ना तो इतना आपको पढ़ना पड़ेगा। ये बात आप ढंग से समझ लीजिए। ठीक है, तो ये एमएलसी और ये जो विधानसभा के सदस्य हैं इनको बोलते हैं एमएलए। विधानसभा सदस्य को क्या बोलते हैं? एमएलए। और विधान परिषद के सदस्यों को एमएलसी बोलते हैं। एमएलए मींस मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और ये एमएलसी मींस मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो जो विधान परिषद के सदस्य है ना बेटा, इन विधान परिषद के सदस्यों को जब वोट किया जाता है तो वहां पर सीमित मताधिकार होता है। वहां पर क्या होता है? वहां पर सीमित मताधिकार होता है। ठीक है, वहां पर आपका सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं होता, वहां पर सीमित मताधिकार होता है। क्यों? क्योंकि उनको वोट देने वाले
ठीक है ना, ग्रेजुएट होते हैं, जिनको मिनिमम ग्रेजुएशन किए हुए 3 साल हो चुकी हो। उनको वोट करने वाले बेसिकली टीचर होते हैं, और टीचर भी ऐसे नहीं हम जैसे, ठीक है ना, प्राइवेट बेचारे नहीं, ठीक है, सरकारी टीचर, और वो भी सरकारी टीचर बच्चे कौन से, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के। उनको वोट करने वाले खुद जो आपकी, ठीक है ना, जो आपकी पंचायतें हैं, वो पंचायतों को सदस्य उनको वोट करते हैं, जो पंचायतों के अध्यक्ष और सदस्य हैं वो वोट करते हैं, और उनको वोट करने वाले एमएलए भी होते हैं, एमएलए भी उनको वोट करते हैं। तो इसको हम सीमित मताधिकार कहेंगे, ठीक है, एमएलसी के चुनाव के लिए। लेकिन एमएलए और एमपी के चुनाव के लिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार होता है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब आप ये बताइए, ठीक है ना, ये विधानसभा क्षेत्र, सपोज दैट इस विधानसभा क्षेत्र का नाम है, ठीक है ना, आगरा, मान के चलिए आगरा विधानसभा क्षेत्र है, ये आगरा विधानसभा क्षेत्र है। इस आगरा विधानसभा क्षेत्र से जो बीजेपी का उम्मीदवार है उसको 51,000 वोट मिले, ठीक है ना, जो समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार है उसको 11,000 वोट मिले, ठीक है। अब कोई यहां पे ये मत कह देना कि सर राजनीति कर रहे हैं, सर एक पार्टी को जिता रहे हैं, भैया जो जीत रही है उत्तर प्रदेश में हम उसी को जिताएंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो क्लियर है, तो यहां पर भाई बीजेपी को, ठीक है, बीजेपी के कैंडिडेट को 51,000 वोट मिले, समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को 12,000 वोट मिले, 1,000 बढ़ा देता हूं मैं तुम्हारे कहने पर। बहन कुमारी मायावती जी की पार्टी के कैंडिडेट को 4,000 मिल गए, वही बहुत है, ठीक है। और कांग्रेस के प्रतिनिधि को अगर 1,000 भी वोट मिल गए तो वो भी बहुत है। कहने के आशा ये है कि भैया जी इस विधानसभा क्षेत्र से किसका उम्मीदवार जीतेगा, भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि उसको सबसे ज्यादा वोट मिले हैं, ठीक है। और वो, ठीक है, यहां से जीतकर कहां पर जाएगा, वो यहां पर जीतकर बेटा विधानसभा में बैठेगा। कहां पर बैठेगा वो विधानसभा में बैठेगा। और विधानसभा में बैठकर उसका काम क्या होगा, विधानसभा में बैठकर उसका काम ये होगा कि वो, ठीक है, अपने संपूर्ण क्षेत्र विशेष की जनता के लिए कानूनों का निर्माण करेगा। मतलब अगर उसने किसी भी बिल के पक्ष में अपना मत दे दिया तो ये केवल उसका अपना मत नहीं है, ठीक है, उसकी विधानसभा क्षेत्र के, ठीक है, प्रत्येक बच्चे का, जनता का ये मत है, ठीक है। तो उसके विधानसभा क्षेत्र के, ठीक है बेटा, पूरी की पूरी जनता का मत है उसके साथ, उसका अकेले का मत नहीं है। आप ये बात बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए, तो भैया जी ये थे, तो चुनाव कैसे हुआ, ठीक है, आज आपको पहली बार समझ में आया होगा, ठीक है। तो मैं कसम है, ठीक है, अपने दिल से पूछना, आज पहली बार आपको समझ में आया होगा कि संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुए, आखिर वो चुनाव हुए कैसे थे, ठीक है, उन चुनावों की प्रक्रिया क्या थी, वो प्रक्रिया आपको समझ में आई होगी कि चुनावों की प्रक्रिया इस तरह की थी कि सर उस समय का जो भारत था उसमें 2 तरह की इकाइयां थी। पहली इकाइयां थी सर जिसको हम बोलते थे ब्रिटिश भारत के प्रांत, और दूसरी इकाइयां थी जिनको बोलते थे हम प्रिंसली स्टेट्स। ब्रिटिश भारत के प्रांतों की टोटल संख्या 15 थी, जिनमें से 11 ऐसे प्रांत थे जहां पर गवर्नर का शासन होता था, 4 ऐसे प्रांत थे जहां पर चीफ कमिश्नर का शासन होता था, ठीक है ना। अभी जो 4 प्रांत हैं, इन 4 प्रांतों की संख्या भैया जी ये है, और इनके नाम ये हैं। और जो 11 प्रांत है भैया जी, 11 प्रांतों के नाम ये हैं। ये नाम भी आपको याद हो जाएंगे, चिंता ना करना, लास्ट में मैं आपको नाम भी याद करवा दूंगा। और आप भी मेरे प्यारे बच्चे अगर यूपीएसआई नहीं बने, भगवान करेगा आप सब बन जाए, लेकिन देखिए फिर भी आप में से कोई रह गया तो वो अपने कस्बे में, अपने शहर में पॉलिटी का एक बेहतर टीचर बन जाएगा। इससे बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, आपका भविष्य पूरी तरह से उज्जवल है, ठीक है जी, क्लियर है। अच्छा, ये चुनाव की प्रक्रिया ऐसे हुई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब जब आगे बढ़ेंगे तो संविधान सभा, ठीक है, चलिए, तो संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुए थे, इलेक्शन जो हुए थे, चुनाव हुए थे भैया जी जुलाई अगस्त 1946 में। चुनाव कब हुए, तो सर जो चुनाव हुए जुलाई अगस्त 1946 में, 1946 में चुनाव हुए, ठीक है ना। और जो उसका रिजल्ट आया, रिजल्ट का मतलब क्या होता है बेटा, परिणाम जी। जो उसका परिणाम आया, तो परिणाम आता है मेरे प्यारे बच्चे लगभग अक्टूबर नवंबर में, ठीक है। तो परिणाम आता है चुनावों का अक्टूबर नवंबर 1946 में, नवंबर 1946 में। लेकिन उससे पहले भी एक कहानी है, उस कहानी को भी आप लोग समझते हुए जाइएगा। उससे पहले क्या कहानी है, चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में होते हैं, परिणाम अक्टूबर नवंबर 1946 में आता है। कहानी कुछ इस तरह से घटित होती है मेरे प्यारे बच्चे, ये आपको समझना है कि सर सबसे पहले प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों ने, जो उस समय की जो प्रांतीय विधानसभाएं थी, प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों ने बेटा इन चुनाव में भाग लिया था, आम जनता ने नहीं लिया था, ठीक है ना। तो ये पॉइंट्स आप लोग को लिखने हैं। जो चुनाव हुए थे, इन चुनावों में आपसे पूछा जाए क्या आम जनता ने भाग लिया था, ठीक है, नहीं, ठीक है। प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों ने प्रांतीय असेंबली में वोट किया था,
प्रांतीय विधानसभा, ठीक है, जिसको आप स्टेट लेजिस्लेचर कहते हैं, प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों ने संविधान सभा के सदस्यों के लिए ठीक है ना, प्रांतीय असेंबली में ही वोट किया था, प्रांतीय असेंबली में ही वोट किया था, वोट किया। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी, वोट किया, ठीक है। सेकंड, ठीक है, ये वोट जो पड़े थे ना, ये केवल ब्रिटिश भारत के प्रांतों में थे, ठीक है। तो ब्रिटिश भारत के प्रांतों से बेटा निर्वाचन होना था, और देसी रियासतों से क्या होना था, मनोनयन होना था। तो सेकंड पॉइंट ये लिख लेंगे कि जो ब्रिटिश भारत के प्रांत थे, ब्रिटिश भारत के प्रांतों के लिए भैया जी क्या होना था, चुनाव। बात समझ में आ रही है। तो ब्रिटिश भारत के प्रांतों के जो सदस्य हैं, जो भैया जी आपके ब्रिटिश भारत के प्रांतों के सदस्य हैं, ठीक है भैया जी, वो क्या करेंगे, वो चुनाव करेंगे, वो इलेक्शन करेंगे, और इलेक्शन करने के बाद वो संविधान सभा के लिए सदस्यों को, ठीक है ना, चुनेंगे। और जो आपके प्रिंसली स्टेट्स हैं, जो देसी रियासतें हैं, देसी रियासतों में इलेक्शन नहीं होना था, देसी रियासतों में भैया जी क्या होना था, नॉमिनेशन, मतलब हिंदी में मनोनयन होना था, नॉमिनेशन होना था, ठीक है, मनोनयन होना था। यह बात भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब तीसरा पॉइंट सर ये होता है कि हमने चुनाव क्षेत्रों का निर्धारण कैसे किया। जैसे आज हम चुनाव क्षेत्र का निर्धारण करते हैं ना, विधानसभा क्षेत्र या लोकसभा क्षेत्र का, तो मेरे प्यारे बाबू तुम्हारी कसम जनसंख्या के आधार पर करते हैं। आज जब एक चुनाव क्षेत्र का निर्धारण किया जाता है, जैसे आज, ठीक है, टोटल लोकसभा क्षेत्रों की संख्या कितनी है, वर्तमान में 543 है लोकसभा क्षेत्र की संख्या। तो इसका मतलब है कि संपूर्ण भारत की जनसंख्या को हमने 543 हिस्सों में बांट दिया, ठीक है ना, क्षेत्र विशेष के आधार पर। तो ऐसे ही जो चुनाव क्षेत्रों का हमने निर्धारण किया था, वो जनसंख्या के आधार पर किया था। प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर, ठीक है ना, एक सीट का आवंटन किया जाना था। कितनी का भैया जी, एक सीट का। तो प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का आवंटन किया जाना था। तो कहने का मतलब बिल्कुल सीधा सीधा है कि सर जो हमने, ठीक है ना, जो हमने जो 11 प्रांत थे, ठीक है, जिनमें आपका वोटिंग होना था, तो यहां पर हमने जो, ठीक है, क्षेत्रों का बंटवारा किया था, वो किसके आधार पर, जनसंख्या के आधार पर। क्लियर है। तो ध्यान रखना, प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर ठीक है ना, एक सीट का निर्धारण था, बात समझ में आ रही है। तो प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का निर्धारण किया गया था। अर्थात कहने का आशय बिल्कुल सीधा सा है, क्या सर, ठीक है, कि जो हमने सीटों का निर्धारण किया था, वो जनसंख्या के आधार पर किया था। अच्छा, अब सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि सर हमने इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को भी स्वीकार किया था। जो संविधान सभा के लिए चुनाव हुए थे, संविधान सभा के लिए चुनावों में हमने सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को स्वीकार किया था, और इसी वजह से जो मुस्लिम लीग थी वो इससे सहमत थी। ठीक है, कुल मिला के मुस्लिम लीग कैसे सहमत हुई वो मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा, लेकिन अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर ये सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली क्या है। ये सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली क्या है जिसके आधार पर, ठीक है, ये चुनाव होने थे। क्लियर है। तो बस मैं ये बात लिख देता हूं पहले कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के आधार पर चुनाव हुए, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के आधार पर चुनाव हुए, आधार पर चुनाव हुए। तीन प्रमुख समुदायों के मध्य, तीन प्रमुख समुदायों के मध्य सीटों का निर्धारण, सीटों का निर्धारण उनकी जनसंख्या के आधार पर किया गया, उनकी जनसंख्या के आधार पर किया गया।
कि आधार पर किया गया, आधार पर किया। किया गया। बात समझ में आ रही है? अब इतनी सारी कहानी आपके सामने है और इतनी सारी कहानी आपको समझनी है, ठीक है। अब आपका टाइम स्टार्ट होता है भैया जी, ठीक है, समझने का। ठीक है, इतना तो हम सब कुछ लिख लिए, मतलब जो हमें लिखना था। अब मेरी बात पर आप गौर करेंगे, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली क्या होती है, क्या नहीं होती, ठीक है, ये सब ठीक है हम छोड़ेंगे और हम चीज एक पकड़ेंगे कि भैया यहां पर आप देखो, मैंने बोला कि 11 प्रांत थे, है ना, क्या थे, 11 प्रांत थे और हर एक प्रांत के पास अपनी अपनी असेंबली थी। ये 11 प्रांत थे और प्रत्येक प्रांत के पास भैया जी क्या थी, प्रत्येक प्रांत के पास अपनी असेंबली थी। देखिए इस असेंबली में ही इन असेंबली के सदस्यों के द्वारा चुनाव होने थे। इस असेंबली में असेंबली के सदस्यों के द्वारा ही क्या होने थे, चुनाव होने थे। अब कहानी कुछ इस तरह से है, जैसे सपोज दैट हमको मान के चलना है फॉर एग्जांपल कि आपकी बंगाल असेंबली है, ठीक है, क्या है आपकी बंगाल असेंबली है, बंगाल प्रांतीय विधानसभा, बात एक ही होती है, या फिर आप क्या कह दो, बंगाल प्रांतीय विधानसभा है, बंगाल प्रांतीय विधानसभा है, ठीक है। इस बंगाल प्रांतीय विधानसभा में सपोज दैट बेटा जो सदस्यों की संख्या है वो 20 है, ठीक है। बंगाल प्रांतीय विधानसभा में कितने सदस्य हैं, 20 सदस्य। जैसे आज आपके उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा है उसमें 400 सदस्य हैं ना, बोलो है कि नहीं भैया जी, लगभग 403 है उत्तर प्रदेश की विधानसभा में। तो ऐसे ही उस समय जो बंगाल की विधानसभा थी, तो बंगाल की विधानसभा में भैया जी सदस्यों की संख्या कितनी थी, 20 सदस्य थे, ठीक है। तो ध्यान रखना, संविधान सभा के सदस्यों के लिए चुनाव होना है। चुनाव किसके लिए होना है भैया जी, संविधान सभा के सदस्यों के लिए चुनाव होना है। संविधान सभा के सदस्यों के लिए चुनाव होना है, यह बात आपको ध्यान रखनी है बहुत अच्छे से। चुनाव संविधान सभा के सदस्यों के लिए होना है। और चुनाव भैया जी कौन करेंगे, इस चुनाव में पार्टिसिपेशन कौन करेंगे, इस चुनाव में मतलब वोट कौन देंगे, तो इस चुनाव में वोट देने वाले यही 20 सदस्य हैं। बात समझ में आ रही है? इस चुनाव में वोट देने वाले कौन है, इस चुनाव में वोट देने वाले यही 20 सदस्य हैं। यह बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूं, इस चुनाव में वोट करने वाले भैया जी यही 20 सदस्य हैं। उम्मीद करता हूं कि बात आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। तो बंगाल असेंबली मतलब प्रांतीय विधानसभा, बंगाल प्रांतीय विधानसभा है, इसमें टोटल सदस्यों की संख्या 20 है। ये 20 सदस्य भैया जी संविधान सभा के सदस्यों के लिए वोट करेंगे। क्लियर है? चलिए, तो सबसे पहले ठीक है, अब यहां पर क्या है कि सांप्रदायिक निर्वाचन है। बात समझ आ रही है? इस क्षेत्र विशेष में मतलब यहां पर क्या है, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली है। अब इस सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली क्या होती है मैं आपको बताता हूं। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली क्या होती है, ठीक है, इसे मैं आपको समझाता हूं। इसको कहते हैं कम्युनल इलेक्शन मेथड। क्या बोलेंगे, कम्युनल इलेक्शन मेथड। ये क्या है, तो बेटा ये जो 20 सदस्य हैं, ठीक है, जो बंगाल असेंबली में चुनकर गए हैं 20 सदस्य हैं, ये 20 विधानसभा क्षेत्रों से चुन के होंगे, है ना। जो 20 सदस्य हैं बेटा ये 20 चुनाव क्षेत्रों से आए होंगे, ठीक है, 20 कॉन्स्टिट्यूएंसी होंगी और 20 कॉन्स्टिट्यूएंसी से भैया जी ये 20 सदस्य चुनकर आए हैं। आप मानते हो कि नहीं भाई, अगले हर एक अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक एक सदस्य चुनकर आया है। आप मानते हो कि नहीं? ठीक है, हर एक अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से, हर एक अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक सदस्य चुन के आया है। और भाई खड़े बहुत सारे लोग हुए होंगे, ठीक है ना, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के बहुत सारे लोग खड़े हुए होंगे। बात समझ में आ रही है? कोई यहां पर इस समय कांग्रेस का, कोई मुस्लिम लीग का, कोई ठीक है ना कृषक प्रजा पार्टी का, कोई कम्युनिस्ट पार्टी का, तो ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट होंगे, ठीक है ना, जो अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टी से खड़े हुए होंगे और कोई एक जीता होगा। बोलो जीता होगा कि नहीं बेटा, कोई एक जीता होगा। तो चुनाव क्षेत्रों की संख्या बच्चे कितनी हुई होगी, 20 हुई होगी चुनाव क्षेत्रों की संख्या। और जो वोट करने वाले लोग थे जिन्होंने इनको 20 सदस्यों को वोट किया, ठीक है ना, जो वोट करने वाले लोग थे जिन्होंने 20 सदस्यों को वोट किया, उनके पास सीमित मताधिकार था। बात समझ में आ रही है? सीमित मताधिकार मतलब वो सीमित मताधिकार के आधार पर, ठीक है, इनका चुनाव हुआ था। सीमित मताधिकार के आधार पर चुनाव हुआ था, मतलब कहने का मतलब है कि वो बहुत लिमिटेड लोग थे उस समय, जो या तो बेटा जिनकी इनकम बहुत अधिक थी या जिनके एजुकेशन का लेवल बहुत ही ज्यादा था, केवल उन्हीं को वोट करने का अधिकार था। अब यहां पर समझो, तो जिनकी या तो इनकम बहुत अधिक थी, जिनकी या तो इनकम बहुत अधिक थी या जिनके एजुकेशन का लेवल बहुत अच्छा था, वो लोग वोट करेंगे, ठीक है, अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। और जब वो लोग अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट करेंगे तो अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट करके वो भैया जी वो क्या करेंगे,
अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट करके वो क्या करेंगे, तो अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट करके भैया जी वो एक सदस्य का चुनाव करेंगे। बोलो करेंगे कि नहीं, अरे बोलो ना, वो एक सदस्य का चुनाव करेंगे। तो वो करेंगे जैसे आज हम लोग करते हैं, लेकिन अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ठीक हम किसी एक विधायक को चुनते हैं। खड़े बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी के लोग होते हैं, जीतता कोई एक है, अरे बोलो ना बेटा, ठीक है। खड़े तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी का सदस्य खड़ा होता है, लेकिन उनमें से जीतता तो कोई एक ही है ना, बोलो ना, जीतता तो कोई एक है, खड़ा हर एक पॉलिटिकल पार्टी का होता है। तो ठीक ऐसे यहां पर यह व्यवस्था है। यहां पर यह व्यवस्था क्या है कि सर वोट करने का जो अधिकार है, वोट करने का अधिकार ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द इनकम एंड द एजुकेशन। तो केवल आय और शिक्षा के आधार पर जो उस समय के पढ़े लिखे लोग होंगे या पैसे वाले लोग होंगे, ठीक है, वो अपने अपने चुनाव क्षेत्रों से एक एक सदस्य को, ठीक है ना, जीता कर कहां पर भेजेंगे, बंगाल की प्रांतीय विधानसभा में भेजेंगे। और ऐसे 20 चुनाव क्षेत्र से, हर एक चुनाव क्षेत्र से एक एक सदस्य जीता। ऐसे 20 चुनाव क्षेत्र थे, हर एक चुनाव क्षेत्र से एक एक सदस्य जीता। टोटल 20 सदस्य बंगाल असेंबली में आ गए। अब ये जो 20 सदस्य हैं, ये 20 सदस्य किसको वोट कर रहे हैं, संविधान सभा के सदस्यों के लिए, है ना। अब ऐसे इस सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में मान के चलिए कि एक ऐसा चुनाव क्षेत्र है, एक ऐसा चुनाव क्षेत्र है जहां पर मुस्लिम बहुसंख्यक है। कौन बहुसंख्यक है भैया जी, मुस्लिम जी, क्लियर है। तो एक ऐसा भी चुनाव क्षेत्र है मेरे प्यारे बच्चे कि जहां पे बहुसंख्यक कौन है, जहां पर मुस्लिम बहुसंख्यक है, मतलब मुस्लिम मेजोरिटी है, मुसलमानों की जनसंख्या अधिक है। तो हमने इस क्षेत्र में बेसिकली सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली स्थापित कर दी। तो यहां पर जो कैंडिडेट खड़ा होगा, कैंडिडेट बोले तो उम्मीदवार, यहां पर जो उम्मीदवार खड़ा होगा वह किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो सकता है, लेकिन वो होगा मुसलमान ही। बात समझ में आ रही है। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली क्या होती है, इसको समझ लो कि यहां पर जो उम्मीदवार खड़ा होगा इस चुनाव क्षेत्र से, सपोज दैट इस चुनाव क्षेत्र का नाम है फॉर एग्जाम्पल ढाका चुनाव क्षेत्र, ये ढाका चुनाव क्षेत्र है फॉर एग्जाम्पल, और ढाका मुस्लिम बहुसंख्यक ही था। बात समझ में आ रही है बेटा, था भी वो। तो ढाका चुनाव क्षेत्र है, तो यहां पर ठीक है जो बहुसंख्यक है वो मुसलमान है, तो इसलिए, और ये क्षेत्र जो है इसको हमने रिजर्व कर लिया सांप्रदायिक निर्वाचन के लिए। तो सांप्रदायिक निर्वाचन क्या होता है कि भाई यहां पर जो उम्मीदवार खड़ा होगा वो मुस्लिम ही होगा। जैसे आज भी तो होता है कि भाई आपकी कोई सीट एससी के में आ गई, या कोई सीट एसटी के लिए रिजर्व हो गई, या कोई सीट महिला के लिए रिजर्व होगी, तो वहां पे वही तो खड़ी होती है। अगर कोई सीट एससी के लिए रिजर्व होगी तो वहां पे एससी उम्मीदवार खड़ा होगा, कोई सीट एसटी के लिए रिजर्व होगी तो वहां एसटी उम्मीदवार खड़ा होगा, कोई सीट ओबीसी के लिए रिजर्व होगी तो वहां ओबीसी खड़ा होगा। लेकिन वोट तो कोई भी दे सकता है ना, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं था। यहां पर उम्मीदवार भी मुस्लिम होगा, और यहां पर जो वोटर होगा, जो मतदाता होगा, वह भी मुस्लिम ही होगा। मतलब बाकी के अन्य धर्मों के लोगों को वोट डालने का भी अधिकार नहीं होगा, बाकी के अन्य धर्म के लोगों को बेटा वोट डालने का अधिकार भी नहीं होगा। यही सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली होती है। मैंने बहुत समझा दिया। तो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के आधार पर चुनाव 3 प्रमुख समुदायों के मध्य उनकी सीटों के निर्धारण, ठीक है, उनकी जनसंख्या के आधार पर किया गया। और वे 3 समुदाय कौन थे, मुस्लिम, सिख व सामान्य। सामान्य का मतलब है मुस्लिम व सिख को छोड़कर, मुस्लिम व सिख को छोड़कर। ठीक है बेटा, 5 लेक्चर के बाद मेरी पॉलिटी समझ में आती है, ठीक है, क्योंकि वो रटवाता नहीं है। क्लियर है। तो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के आधार पर ठीक है चुनाव होने थे। 3 प्रमुख समुदायों के मध्य उनकी जनसंख्या के आधार पर सीटों का निर्धारण करना था। प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का निर्धारण था। ब्रिटिश भारत के प्रांतों में चुनाव होने थे। देशी रियासत के ठीक है जो प्रतिनिधि था उनका मनोनयन होना था, और प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के द्वारा बेटा ये चुनाव ठीक है होने थे। क्लियर है। चुनाव हुए, परिणाम आया कब, अब जब परिणाम आया तो भैया जी टोटल चुनाव हुए कितने सीटों के लिए थे। मैं आपसे पूछता हूं कि मुझे ये बताओ कि टोटल चुनाव हुए कितने सीटों के लिए थे। तो मेरे प्यारे बच्चे अब यहां पर आपको मजा आएगा कि ये चुनाव टोटल कितनी सीटों के लिए हुए थे। ठीक है, यहां से हम यहां क्या लिखते हैं कि जो कैबिनेट मिशन था, कैबिनेट मिशन ने बेटा टोटल 389 सीटें निर्धारित की थी। कितनी, 389। कैबिनेट मिशन के आधार पर टोटल 389 सीटें थी। अब इन 389 सीटों में ठीक है 2 तरह से विभाजन होना था। एक जो ब्रिटिश भारत के प्रांत है, जब आप कभी ने पॉलिटी पढ़ा होगा, जब आपने कभी भी बेटा, तो सबसे पहले यही बता दिया गया होगा कैबिनेट मिशन पे कि भाई 389 सीटें होनी थी। ठीक है, इतनी ब्रिटिश भारत के प्रांतों से आनी थी और इतनी देशी रियासतों से आनी थी। किताबें भी इसी बात पे जोर देती हैं
लेकिन इस बात पे जोर नहीं दिया जाता कि बच्चे समझेंगे कैसे कि उस समय व्यवस्था क्या थी। भैया उस समय की व्यवस्था भी तो समझाओ। ठीक है, अगर ये समझ में आ गया उस समय व्यवस्था कैसी थी, तो बच्चे तो इतने अच्छे होते हैं कि वो 2 मिनट में इसको देख लेंगे। तो भैया जब ब्रिटिश भारत के प्रांत, तो दो ही तरह के स्टेट थे उस समय, दो ही तरह की प्रशासनिक इकाइयां थी, एक ब्रिटिश भारत के प्रांत थे और दूसरे देसी रियासत थे। लेकिन ब्रिटिश भारत के प्रांतों में भी दो तरह की इकाइयां थी। इस ब्रिटिश भारत के प्रांतों में भी भैया जी दो तरह की इकाइयां थी। एक ऐसी इकाई थी जहां पर जो मुख्य प्रशासक था वह कौन था? गवर्नर था। एक गवर्नर के प्रांत थे, ठीक है, और दूसरा भैया जी कैसा था? दूसरा आपके मुख्य आयुक्त के प्रांत थे, चीफ कमिश्नर के प्रांत। मुख्य आयुक्त जिसको चीफ कमिश्नर कहते हैं। चीफ कमिश्नर के प्रांतों की संख्या 4 थी, गवर्नर के प्रांतों की संख्या भैया जी कितनी थी? 11 गवर्नर के प्रांत थे, चीफ कमिश्नर के प्रांत 4 थे। तो टोटल 389 सीटें निर्धारित की गई थी। मतलब हमने संपूर्ण भारत की जनसंख्या को 389 भागों में बांट दिया था, 389 भागों में बांट दिया था, जिसमें प्रिंसली स्टेट को जो सीटें मिली थी उनकी संख्या 93 थी। जो प्रिंसली स्टेट्स को सीटें मिली उनकी संख्या 93 थी, और जो ब्रिटिश भारत के प्रांतों को सीटें मिली उनकी संख्या 296 थी। 296। अब 296 सीटों में से 292 सीटें 11 गवर्नर के प्रांतों में थी और 4 सीटें मुख्य आयुक्त के प्रांतों में थी। अगर 4 सीटें मुख्य आयुक्त के प्रांतों में थी तो इसका मतलब है कि प्रत्येक प्रांत में एक एक सीट, इक्वली डिवीजन, है ना। 4 प्रांत थे, अरे बोलो ना यार। ठीक है, यहां पर प्रोविंसेस कितने हैं? गवर्नर के प्रांत कितने हैं बाबू? बोलो 11। और यहां पर मुख्य आयुक्त के प्रांत कितने हैं बाबू? बोलो 4। यहां पर गवर्नर के प्रांत 11, यहां पर मुख्य आयुक्त के प्रांत बाबू कितने? 4। बोलो ना यार, है कि नहीं? आप बताओ। हाँ सर बिल्कुल है, यहां पे 11 है, यहां पे 4 है। क्लियर है? अब प्रत्येक प्रांत से जो है ना यहां पर ठीक है एक एक व्यक्ति जाएगा चुनकर। मतलब इन्होंने ठीक है प्रत्येक प्रांत में एक एक सीट का आवंटन किया है। यहां पे प्रत्येक प्रांत में एक एक सीट। ठीक है, प्रत्येक प्रांत में भैया जी कितनी सीट है? प्रत्येक प्रांत में एक एक सीट, प्रत्येक प्रांत में एक एक सीट। और यहां पर 11 प्रांतों के लिए भैया जी कितनी सीट? यहां पर 11 प्रांतों के लिए 292। तो यहां पर जो है ये इक्वल क्लासिफिकेशन किया गया है और यहां पर अनइक्वल क्लासिफिकेशन किया गया है। यहां पर किसी प्रांत को तो बहुत ज्यादा सीटें मिलेंगी, किसी को कम मिलेंगी। कुल मिलाकर चुनाव हुए, तो चुनाव हुए कितने सीटों के लिए? तो ओवरऑल 296 सीटों के लिए चुनाव हुए। बात समझ में आ रही है? इन 296 सीटों में से मुख्य आयुक्त के ठीक है 4 प्रांतों के लिए बेटा 4 सीट और गवर्नर के 11 प्रांतों के लिए 292 सीट। ठीक है, चुनाव हुए। अब चुनाव में जब परिणाम आया तो परिणाम बेटा चौंकाने वाला था। ठीक है, इस परिणाम में जो गलतफहमी मुस्लिम लीग पहले हुआ ही था, ठीक है, उस मुस्लिम लीग की पूरी जो गलतफहमी है, पूरी की पूरी गलतफहमी बेटा धरी की धरी रह गई। जिसको कहते हैं ना कि धरी की धरी रह गई। ठीक है, ऐसे ही मुस्लिम लीग की बेटा पूरी गलतफहमी, पूरी बदमाशी धरी की धरी रह गई कि वो जो परिणाम आया तो उस परिणाम में कांग्रेस को मिली बेटा 208 सीटें। कांग्रेस को 208 सीटें मिली। मतलब कांग्रेस के 208 सदस्य गए संविधान सभा में। कांग्रेस के 208 सदस्य गए चुनकर संविधान सभा में। कितने सदस्य? कांग्रेस के 208 सदस्य। ठीक है, थोड़ा सा बेटा टाइम हो रहा है, जल्दी करते हैं। मुस्लिम लीग के गए उसमें 73 सदस्य, मुस्लिम लीग के 73 सदस्य, और ठीक है अन्य थे 15। आपने यही पढ़ा होगा कि अन्य थे 15। अरे यही तो पढ़ा होगा, अन्य 15 थे। ठीक है, अब जोड़ना इनको 8 और 3, 11 और 5, 16 का 6 हासिल लगा 1। ठीक है, 7 और 1 8 और 2 और 1 3। ठीक है, हाँ मतलब 2 तो हो गए, 296 हो गए, माफ करना। ठीक है, 8 और 3, 11 और 5, 16 का 6 हासिल लगा 1। ठीक है, 7 और 1 हो गए 8 और 1 9 और 2, 296 सीट हो गई। बिल्कुल, तो 208 प्लस 73 प्लस 15 200। अब ये जो 15 अन्य हैं, इन 15 अन्यों के बारे में कभी आपको नहीं बताया जाता, लेकिन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। बताया कभी नहीं जाता, पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है कि ये जो 15 अन्य हैं, ठीक है, इस 15 अन्य पर आप फोकस करना सब लोग बहुत अच्छे से। चलिए ठीक है, इस पर फोकस करना है आपको। ये जो 15 अन्य हैं ना मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, इन 15 अन्यों में से आपके 8 निर्दलीय हैं। 8 ऐसे हैं जो निर्दलीय हैं। 15 में से 8 निर्दलीय हैं जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से खड़ी नहीं हुए, जो इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है, जो इंडिपेंडेंट है तो फिर भैया जी उनके बारे में क्या। लेकिन 7 ऐसे हैं जो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से हैं। ठीक है, 7 ऐसे हैं जो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से हैं। एक कम्युनिस्ट पार्टी से है, एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई से है, एक कम्युनिस्ट पार्टी से है।
एक कृषक प्रजा पार्टी से है, कृषक प्रजा पार्टी से है भैया जी। किस पार्टी से? कृषक प्रजा पार्टी से। तो एक कम्युनिस्ट पार्टी से है, क्लियर हो गया होगा। एक कृषक प्रजा पार्टी से है, क्लियर हो गया होगा। उसके बाद भैया जी एक है आपका यूनियनिस्ट पार्टी। ठीक है, यूनियनिस्ट पार्टी है तो एक यूनियनिस्ट पार्टी से है पार्टी, एक यूनियनिस्ट मुस्लिम पार्टी से है, यूनियनिस्ट मुस्लिम से है। ठीक है, एक यूनियनिस्ट शेड्यूल कास्ट से है और एक शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से है, फेडरेशन से है। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए। और एक जो है वह सिख पार्टी से है और सिख पार्टी को नॉन कांग्रेस कहा जाता है। उस सिख पार्टी को क्या कहा जाता है? नॉन कांग्रेस सिख पार्टी कहा जाता है। तो टोटल मेरे प्यारे बच्चे 7 जो है, 7, ठीक है, 7, ठीक है, पार्टी से हैं जो एक 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 एक, ठीक है, एक 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 पार्टी से है। इनमें से 8 निर्दलीय हैं, इस तरह से 15 अन्य हैं, इस तरह से 15 अन्य हैं। जी ठीक है, आराम से नोट करो। ठीक है, आपके सामने है पूरी कहानी। और एक और बात समझना, ठीक है, जो मैंने बिल्कुल शुरुआत में बोला था, ऐसा मत होना कि शुरुआत में तो बहुत जोश है, बहुत जुनून है, डेली क्लास कर रहे हैं और फिर धीरे 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 पूरा जोश और जुनून खत्म हो गया। ठीक है, 7 के 7 क्लासेस को कंप्लीट करो, बहुत अच्छे से कंप्लीट करो। अब आप बताओ कि कोई दिक्कत तो नहीं हुई आपको? ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आया? कहीं जीवन में किसी के में अब तो कोई कष्ट नहीं है कि किसी के जीवन में कोई कष्ट तो नहीं? सारी बातें बढ़िया तरह से समझ में आई, फर्स्ट क्लास तरीके से समझ में आई, नोट कर लिया होगा भैया जी बहुत अच्छे से। और एक एक पॉइंट मैंने आपको बता दिया। अब जिनको थम्सअप देना है जी, ठीक है, जिनको थम्सअप देना है, जिनको ठीक है लव यू पव यू जो भी है फटाफट से कर दो। ठीक है, पहली बार जिंदगी में बहुत सारे बच्चे पॉलिटी पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चे, और ठीक है मैं बहुत बढ़िया पढ़ा रहा हूं, अब क्या बताऊं आपको बस। चलिए, एक मिनट एक मिनट। सर जी इतनी गहराई से नहीं पढ़ा है इसलिए कम समझ आ रहा है, शायद ऐसा आज तक किसी ने पढ़ाया नहीं। चलिए जी, चलिए, अरे बाप रे बड़ी तेजी के साथ कमेंट चल रहे हैं। ओके, पॉलिटिक घोल दिया सर, बहुत बार पढ़ा, लेकिन आपसे पढ़ने के लगता है कि पॉलिटिक बहुत आसान सब्जेक्ट है। थैंक यू सो मच, द बेस्ट क्लास गुरुदेव। मैंने आज तक ऐसा नहीं पढ़ा जैसे आप पढ़ा रहे हैं। चलो देखो, मैं आपको एक बात बताता हूं, ठीक है, देखो मैं सच्चाई में विश्वास करता हूं। एक मैं आपको हर सच्चाई बताता हूं, वो ये, पढ़ना आपको पड़ेगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अगर आप शॉर्टकट के चक्कर में रहोगे, अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझने,
तो मेरे प्यारे बच्चे, वो मैं टीचर हूं जो आपको 30 लेक्चर में भी पॉलिटी खत्म करवा दूंगा, 35 लेक्चर में भी पॉलिटी खत्म करवा दूंगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग कह दूंगा कि भैया देखो एक एक टॉपिक पढ़ाया है, 35 से 40 लेक्चर में भी खत्म करवा दूंगा, और ये दावा कर दूंगा कि देखो एक एक टॉपिक मैंने पढ़ाया है। अगर आप पढ़ना चाहोगे जबरदस्त तरीके से एकदम डिटेल में, ठीक है, तो यही 40 चैप्टर आपके 60-65 भी होंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट इतना मजबूत हो जाएगा कि जीवन में कभी पॉलिटी भूलोगे नहीं, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और पॉलिटी को पढ़ाने की क्षमता रखोगे किसी को भी। ठीक है, चलिए, थैंक यू। बाकी का आपका शायद कोई टेलीग्राम ग्रुप तो जरूर होगा, ठीक है ना, और ठीक है, आपका टेलीग्राम डाउट ग्रुप होता है, तो वहां पर ठीक है, अगर ठीक है आपका कोई डाउट हो तो आप डाउट, तो बेसिकली अभी शायद मैं उसमें ऐड नहीं हूं, मैं बाद में ऐड हो जाऊंगा, लेकिन वहां पे आप लिख देना कि कैसा लगा आज का लेक्चर, आपको आप बता देना, अपने विचार रख देना, जो भी कोई विचार हो, तो आज मैं उसे ज्वाइन करके ठीक है आपके सारे क्वेरीज को, आपके विचारों को ठीक है ना समझ लूंगा, वहां पे बता देना, सही सही रिव्यू दे देना कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए, थैंक यू सो मच।